दिस एक गांव जहां सदियों से चली आ रही हायरार्की अचानक बदलने लगती है। एक लोअर कास्ट इंडिविजुअल सिर्फ कुछ रिचुअल्स अडॉप्ट करके सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊपर कर लेता है। हाउ? यही तो मैजिक है संस्कृताइजेशन का। बट डज इट ऑलवेज वर्क? चलो आज इसी तरह के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरते हैं। एंड हे, इफ यू वांट टू जॉइन अस ऑन दिस नॉलेज एडवेंचर, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो, लाइक को स्मैश करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। दोस्त, कमेंट करना मत भूलना। एग्जैक्टली और आज की हमारी चर्चा मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। हम एक एक करके सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। वील स्टार्ट बाय कंपेयरिंग श्रीनिवास एंड विद्यार्थीज अप्रोचेस टू सोशल चेंज। फिर वील क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। उसके बाद वील अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के रोल और खाप पंचायत के विवादों पर भी बात करेंगे। और इतना ही नहीं, वील एक्सप्लोर ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, कास्ट मोबिलिटी एंड द मैसिव इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोशल चेंज। सो गेट रेडी, ये एक नॉलेज पैक्ड राइड होने वाली है। Okay, let's unpack our first question. ये 2024 से है. Compare and contrast the approaches of M.N. Srinivas and L.P. Vidyarthi to social change in village India. Broad micro theme, theoretical approaches to analyzing social change in Indian villages and tribal belts. अच्छा, तो सिंपल टर्म्स में इनका कोर डिफरेंस क्या है? मतलब स्टार्ट कहाँ से करें? देखो, इन सिंपल वर्ड्स श्रीनिवास ने फोकस किया चेंजेस हैपनिंग विद इन द कास्ट सिस्टम, जबकि विद्यार्थी ने देखा द इंटरैक्शन ऑफ रिलीजन, इकोलॉजी एंड सिविलाइजेशन। समझे? मतलब दो अलग अलग चश्मे एक ही सोसाइटी को देखने के लिए। एक माइक्रो स्टोरी से समझाओ। आई थिंक दैट वुड मेक इट इवन क्लियरर। हाँ बिल्कुल। इमेजिन करो, श्रीनिवास एक गांव में है, सोशल लैडर को मैप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऊपर कैसे चढ़ रहा है। ठीक उसी टाइम विद्यार्थी उसी गांव के पास एक सेक्रेड फॉरेस्ट में है और वो स्टडी कर रहे हैं कि नेचर और फेथ मतलब आस्था लोगों की लाइफ को कैसे शेप कर रही है। दो बिल्कुल अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स ना। हाँ, दैट मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर। चलो मॉडल आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन के लिए यू स्टार्ट बाय एस्टैब्लिशिंग कि एम.एन. श्रीनिवास और एल.पी. विद्यार्थी दोनों ही इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पिलर्स हैं, बट दे ऑफर डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल चेंज। श्रीनिवास का अप्रोच था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, जिसका मतलब है उनका फोकस सोसाइटी के इंटरनल स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली कास्ट पर था। विद्यार्थी का अप्रोच था सिविलाइजेशनल एंड होलिस्टिक, जो रिलीजन और इकोलॉजी जैसे ब्रॉडर फैक्टर्स पर जोर देता था। दिस सेट्स द स्टेज फॉर अ डिटेल्ड कंपैरिजन। राइट, अब आते हैं आंसर के बॉडी पर। लेट्स टॉक अबाउट श्रीनिवास फर्स्ट। उनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे? एम.एन. श्रीनिवास ने हमें दो कोर कॉन्सेप्ट्स दिए। संस्कृताइजेशन, जहां लोअर कास्ट्स हायर कास्ट के प्रैक्टिसेस को एमुलेट करते हैं टू गेन स्टेटस, और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन, जो ब्रिटिश रूल से आए चेंजेस को डिस्क्राइब करता है। उनका डोमिनेंट कास्ट का आइडिया भी सेंट्रल है, एक ऐसी कास्ट जिसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है, और वही गांव में चेंज का एजेंट होती है। उनकी रामपुरा विलेज की केस स्टडी ने दिखाया कि कैसे लैंड ओमिंग कास्ट्स सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को कंट्रोल करती थी। इंटरेस्टिंग। और एलपी विद्यार्थी, उनका फ्रेमवर्क क्या था? वो इससे कैसे अलग थे? विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग थे। उन्होंने हमें दिया सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, जो स्टडी करता है कि एक रिलीजियस सेंटर जैसे गया कैसे वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करता है थ्रू प्रीस्ट्स, सेक्रेड ज्योग्राफी एंड रिचुअल्स। उनका दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, जो एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है ट्राइबल सोसाइटीज को समझने के लिए। ये फ्रेमवर्क उनके नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैन और बिलीफ सिस्टम स्पिरिट के बीच की डीप इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है। जैसे उनकी झारखंड की बिरहौर ट्राइब पर स्टडी ने दिखाया कि उनका सर्वाइवल पूरी तरह से जंगल और स्पिरिट वर्शिप पर डिपेंड करता था, ना कि कास्ट हायरार्की पर। ये तो काफी डिटेल्ड हो गया। अब ये बताओ, फॉर मैक्सिमम मार्क्स इस कंपैरेटिव एनालिसिस को स्ट्रक्चर कैसे करें? देखो, एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्वेश्चन के लिए अ टेबल इज योर बेस्ट फ्रेंड। तुम उन्हें 4 की डायमेंशंस पर कंपेयर कर सकते हो। पहला, फोकस। श्रीनिवास का फोकस था कास्ट मोबिलिटी एंड इंटरनल डायनामिक्स। विद्यार्थी का था सिविलाइजेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोलॉजी। दूसरा, मेथोडोलॉजी। श्रीनिवास ने फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा रिलाई किया, विद्यार्थी ने एथनोग्राफी और टेक्सचुअल एनालिसिस दोनों यूज किए। तीसरा, ड्राइवर ऑफ चेंज। श्रीनिवास के लिए यह था कल्चरल एम्यूलेशन, संस्कृताइजेशन और कॉलोनियल इंपैक्ट, वेस्टर्नाइजेशन। विद्यार्थी के लिए इट वाज द इंटरेक्शन बिटवीन सिविलाइजेशन एंड लोकल इकोलॉजी। और चौथा, रीजनल स्कोप। श्रीनिवास ने प्राइमरीली विलेज इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया को स्टडी किया। विद्यार्थी ने ट्राइबल बेल्ट्स और सेक्रेड सेंटर्स को, जो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में थे। और आंसर कंक्लूड करते हुए यूथ से कि श्रीनिवास ने सोशल चेंज को स्टेटस मोबिलिटी के लेंस से समझाया, जबकि विद्यार्थी ने स्कोप को ब्रॉडन करके क्रूशियल इकोलॉजिकल और सिविलाइजेशनल फैक्टर्स को शामिल किया। परफेक्ट। अब क्रॉस क्वेश्चंस का टाइम। पहला सवाल, श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट आइडिया आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है, और ये आंसर राइटिंग में कैसे हेल्प करता है? क्विक आंसर, ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें आज भी लोकल पावर स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद करता है, फ्रॉम विलेज पॉलिटिक्स टू कोऑपरेटिव बैंक्स। आंसर राइटिंग में ये आपको पावर डायनामिक्स पर अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक पावरफुल क्लासिक एग्जांपल देता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थी का नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ट्राइबल सोसाइटीज को समझने के लिए इतना यूनिक क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि पहली बार इसने इकोलॉजी को सोशल स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में रखा। ये कास्ट सेंट्रिक मॉडल से एक रेडिकल डिपार्चर था और इसने ट्राइबल वर्ल्ड व्यू को एक ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दी। थर्ड,
उनके अप्रोचेस में मेन डिफरेंस फोकस का था या मेथोडोलॉजी का? क्विक आंसर, इट वाज बोथ। श्रीनिवास का माइक्रो फोकस था कास्ट मोबिलिटी फ्रॉम विद इन, विद्यार्थी का मैक्रो फोकस था सिविलाइजेशनल इंटरैक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। उनकी मेथोडोलॉजीज भी उनके फोकस के हिसाब से अलग अलग थीं। क्वेश्चन 4 ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक कंपेयर कंट्रास्ट आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए? क्विक आंसर, ये सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो। इंट्रोडक्शन, दोनों थिंकर्स को इंट्रोड्यूस करो। बॉडी, पहले एक एक करके दोनों के कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स के साथ समझाओ। फिर एक कंपैरिजन टेबल बनाओ और कंक्लूजन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सिंथेसाइज करो। ये स्ट्रक्चर क्लैरिटी दिखाता है और ग्रेट मार्क्स दिलाता है। फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, क्या हम ये कह सकते हैं कि श्रीनिवास चेंज फ्रॉम विद इन की बात कर रहे थे और विद्यार्थी चेंज फ्रॉम इंटरैक्शन की? क्विक आंसर, एब्सोल्युटली, दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू समराइज इट। श्रीनिवास ने इनसाइड द कास्ट सिस्टम के डायनामिक्स को देखा, जबकि विद्यार्थी ने विद ब्रॉडर सिविलाइजेशनल एंड इकोलॉजिकल फोर्सेस के इंटरैक्शन से आने वाले चेंजेस को देखा। Awesome. Now pause and practice saying this. Srinivas focused on structural dynamics within caste, while Vidyarthi focused on civilizational integration with ecology. Rehearse करो इसको. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, श्रीनिवास ने कास्ट हायरार्की के अंदर का ड्रामा देखा, जबकि विद्यार्थी ने कल्चर और नेचर के बीच के ग्रैंड प्ले को। Next up, a very important concept. ये एक 20 मार्कर है 2023 से. Sanskritization is a culturally bound concept. Critically comment to assess the strength and limitation of this concept in developing a theoretical framework to study social change. Broad micro-theme, the utility and limitations of Sanskritization as a theoretical tool for analyzing social mobility. तो Sanskritization आखिर है क्या in the simplest terms? ये वो प्रोसेस है जहां लोअर कास्ट्स या ट्राइब्स ट्वाइस बॉर्न या हायर कास्ट्स के रिचुअल्स, कस्टम्स और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं ताकि उन्हें एक हायर सोशल स्टेटस मिल सके। बट हियर्स द कैच दोस्त, ये कॉन्सेप्ट प्राइमरीली हिंदू कास्ट हायरार्की के अंदर ही काम करता है, इसीलिए इसे कल्चर बाउंड कहते हैं, समझे ना? इसके लिए कोई रियल लाइफ एनालॉजी दे सकते हो? श्योर। इमेजिन करो एक लोकल क्रिकेट टीम है जो ज्यादा प्रेस्टिजियस दिखना चाहती है। वो नेशनल टीम की जर्सी, उनका ट्रेनिंग स्टाइल, यहाँ तक कि उनके सेलिब्रेशंस भी कॉपी करना शुरू कर देती है। अब इससे वो नेशनल टीम में सेलेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, बट लोकल लेवल पर उनका स्टेटस और रिस्पेक्ट शायद बढ़ जाए। दैट्स पोजिशनल चेंज, नॉट स्ट्रक्चरल चेंज। संस्कृताइजेशन बिल्कुल वैसा ही है। Got it. अब आंसर स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। इसे इंट्रोड्यूस कैसे करें? इंट्रोडक्शन में स्टेट करना है कि एम.एन. श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कास्ट सिस्टम के स्टैटिक अनचेंजिंग व्यू को चैलेंज करना। लेकिन यू मस्ट इमीडिएटली मेंशन की, जैसा क्वेश्चन सजेस्ट करता है, ये हिंदू वर्णा मॉडल से इंट्रिंसिकली टाइड है, जो इस क्रिटिक का कोर है। ठीक है, तो मैं बॉडी के लिए पहले इसके स्ट्रेंथ्स और फिर इसके कल्चर बाउंड लिमिटेशंस पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके स्ट्रेंथ्स के लिए दो चीजें हाईलाइट करनी है। पहला, इसने कास्ट सिस्टम का पहला डायनामिक व्यू दिया, जिससे पता चला कि मोबिलिटी पॉसिबल थी। दूसरा, ये एक्सप्लेन करता है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हिंदुइज्म के ग्रेट ट्रेडिशन में इंटीग्रेट होने की कोशिश कैसे करते हैं। क्लासिक केस स्टडी है नॉर्थ इंडिया के यादवास, जिन्होंने कुछ रिचुअल्स अडॉप्ट करके और अपनी लीनिएज लॉर्ड कृष्णा से जोड़कर क्षत्रिय स्टेटस क्लेम किया। और लिमिटेशंस, जो इस सवाल का मेन पार्ट है। अब आते हैं लिमिटेशंस पर। क्योंकि ये हिंदू आइडिया ऑफ प्योरिटी पोल्यूशन पर बेस्ड है, इसलिए ये नॉन हिंदू ग्रुप्स जैसे मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस पर आसानी से अप्लाई नहीं होता। स्कॉलर्स ने भी इस पर शार्प क्रिटिक्स ऑफर की हैं। गेल ओमवेट ने आर्ग्यू किया कि ये लैंड राइट्स जैसे रियल इश्यूज से ध्यान भटकाता है, इस तरह स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को मास्क करता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे रिजेक्ट किया क्योंकि ये हायरार्की को रीइंफोर्स करता है, उससे तोड़ने के बजाय। और एंड्रे बेटेये ने नोट किया कि ये क्लास और पावर जैसे क्रूशियल इकोनॉमिक फैक्टर्स को ओवरलुक करता है। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक है, तो इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। तुम्हें कहना है कि संस्कृताइजेशन एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो पोजिशनल चेंज को तो समझाता है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंज को समझाने में फेल हो जाता है। टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर, इसे क्लास, पावर और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स के साथ सप्लीमेंट करना जरूरी है, जैसा कि हम कंटेम्परेरी दलित मूवमेंट्स में देखते हैं, जो सिर्फ रिचुअल स्टेटस नहीं बल्कि पावर चाहते हैं। फैंटास्टिक। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, क्रिटिकली कमेंट वाले क्वेश्चन में बैलेंस कैसे बनाएं? क्विक आंसर, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस दोनों को इक्वल वेटेज दो। कॉन्सेप्ट के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना जरूरी है, उसे क्रिटिक करने से पहले। ये एक मैच्योर और बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, ना कि सिर्फ वन साइडेड क्रिटिसिज्म। सेकंड, अंबेडकर और गेल ओमवेट जैसे स्कॉलर्स के क्रिटिक्स को इंक्लूड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये तुम्हारे आंसर को डेप्थ और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देता है, जो हाई मार्क्स के लिए क्रूशल है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि तुमने टॉपिक को मल्टीपल व्यू पॉइंट से पढ़ा है, इंक्लूडिंग सबऑल्टर्न एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। क्वेश्चन 3, क्या मुस्लिम सोसाइटी में आशरफाइजेशन को संस्कृताइजेशन का एग्जाम्पल माना जा सकता है? क्विक आंसर, अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द आंसर इज नो। अशरफाइजेशन एक अलग प्रोसेस है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, और इसको पॉइंट आउट करना, ये प्रूव करने का एक ग्रेट वे है कि संस्कृताइजेशन वाकई कल्चर बाउंड है और नॉन हिंदू कॉन्टेक्स्ट में फेल हो जाता है। नंबर 4, पोजिशनल चेंज वर्सेस स्ट्रक्चरल चेंज को उस लैडर वाले एग्जाम्पल से फिर से समझाओ। क्विक आंसर,
कुजिसल चेंज का मतलब है लैडर पर 5th रंग से 3rd रंग पर जाना। तुम्हारी पोजीशन इंप्रूव हुई है, लेकिन लैडर अभी भी वही है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है लैडर को ही तोड़ देना या रीडिजाइन कर देना, ताकि ऊपर या नीचे जैसा कुछ रहे ही ना। और फाइनल क्वेश्चन, कंक्लूजन में दलित मूवमेंट्स का जिक्र करना क्यों क्रूशल है? क्विक आंसर, क्योंकि ये संस्कृताइजेशन की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस और लिमिटेशन को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि आज मोबिलिटी का पसंदीदा रास्ता रिचुअल एम्यूलेशन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पावर का एक्विजिशन है, जो एक प्रोसेस है जो संस्कृताइजेशन के स्कोप से बिल्कुल बाहर है। Brilliant. Now pause and practice saying this. Sanskritization explains positional change but not structural change and is limited by its culture-bound nature. Practice करो इसे दोस्त। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, संस्कृताइजेशन कास्ट लैडर पर चढ़ने की एक कल्चरल स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये लैडर को चैलेंज नहीं करती और ये हर किसी के लिए यूज करने के लिए नहीं है। चलो, next question. From 2022, a 10 marker, Westernization and Modernization. Broad micro theme. Processes of social change involving cultural adoption versus structural transformation. ये दो terms हमेशा confusion create करते हैं। इनमें fundamental difference क्या है? जब तुम इसे ब्रेक डाउन करोगे तो ये सिंपल है। एम.एन. श्रीनिवास ने वेस्टर्नाइजेशन को डिफाइन किया एज द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ब्रिटिश रूल, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशंस में और वैल्यूज में। इसे कल्चरल अडॉप्शन की तरह सोचो। दूसरी तरफ डैनियल लर्नर ने मॉडर्नाइजेशन को डिस्क्राइब किया एज अ ग्लोबल प्रोसेस, जहां सोसाइटीज रैशनैलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक टेम्पर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर करती हैं। ये एक डीपर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक कूल सा एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, जीन्स पहनना वेस्टर्नाइजेशन है, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, फैक्ट्री सेटअप करना और सिटीज को लॉजिक के बेसिस पर प्लान करना, वो मॉडर्नाइजेशन है। कूल ना, एक स्टाइल के बारे में है, दूसरा सब्सटेंस के बारे में। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फॉर द आंसर। पहले कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन। इंट्रोडक्शन और बॉडी के पहले पार्ट में तुम उन्हें क्लियरली डिस्टिंग्विश करो। वेस्टर्नाइजेशन का एक स्पेसिफिक ओरिजिन है, ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। इसका फोकस एक्सटर्नल ट्रेड्स पर होता है, जैसे ड्रेस, लैंग्वेज और फूड। मॉडर्नाइजेशन का ग्लोबल ओरिजिन है, ये वेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसका फोकस इंटरनल वैल्यूज पर है, जैसे रैशनलिज्म, सेक्युलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म। ओके, लेकिन ये अक्सर ओवरलैप करते हुए लगते हैं। इनके इंटरसेक्शंस को कैसे डिस्कस करें? यही एनालिसिस का कोर है। हाँ, कभी कभी ये ओवरलैप करते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल ने रैशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस की, जिसने मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज का इस्तेमाल सती प्रथा के एबोलिशन के लिए किया। ये सोशल मॉडर्नाइजेशन है, ड्रिवन बाय वेस्टर्न आइडियाज। लेकिन तुम्हें यह भी दिखाना होगा कि ये डिस्टिंक्ट हैं। मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन के बिना भी हो सकती है, जैसे जापान की इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइल रिटेनिंग इट्स कल्चर, और वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के बिना भी हो सकती है, जैसे कोई वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ले लेकिन सुपरस्टिशियस बना रहे। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल और डायरेक्ट है। जबकि वेस्टर्नाइजेशन अक्सर वेस्टर्न कल्चरल नॉर्म्स की इमिटेशन पर फोकस करता है, मॉडर्नाइजेशन रैशनैलिटी और साइंस पर बेस्ड एक बहुत ब्रॉडर, डीपर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों प्रोसेसेस अक्सर सिम्बायोटिक रहे हैं, फिर भी कंसेप्चुअली डिस्टिंक्ट हैं। ग्रेट। क्रॉस क्वेश्चन टाइम। पहला, हम राजा राम मोहन रॉय को यहाँ परफेक्ट केस स्टडी के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं? क्विक आंसर, तुम उन्हें यह दिखाने के लिए यूज कर सकते हो कि वो सिर्फ ब्लाइंडली वेस्टर्न आइडियाज अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, वो उन्हें सिलेक्टिवली इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टूल्स के रूप में यूज कर रहे थे। ये वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कंस्ट्रक्टिव इंटरसेक्शन को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या कोई देश मॉडर्न हो सकता है बिना वेस्टर्न हुए? क्विक आंसर, एब्सोल्युटली। और जापान इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया, जबकि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया। ये प्रूव करता है कि मॉडर्नाइजेशन कोई वेस्टर्न मोनोपोली नहीं है। थर्ड, एक 10 मार्कर के लिए क्या इस क्वेश्चन के लिए टेबल फॉर्मेट एक अच्छा आइडिया है? ये एक्सीलेंट है। एक छोटी साफ टेबल जो स्कोप, ओरिजिन और नेचर के बेसिस पर डिफरेंसेस दिखाए, तुम्हें क्लैरिटी और स्ट्रक्चर के लिए बोनस मार्क्स दिलाएगी। ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक स्मार्ट तरीका है। इन दोनों टर्म्स के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है जिससे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये सोचना है कि ये सेम है। याद रखो, वेस्टर्नाइजेशन इज अबाउट व्हाट यू अडॉप्ट कल्चर, while modernization is about how you think and structure your society, rationality. और फाइनली, महात्मा गांधी का मॉडल इस डिबेट में कैसे फिट होता है? क्विक आंसर, गांधी का मॉडल एक पावरफुल काउंटर आर्गुमेंट है। ये हैवी इंडस्ट्री लेड मॉडर्नाइजेशन के वेस्टर्न मॉडल का क्रिटिक है और मॉडर्निटी के लिए एक इंडिजिनस नॉन वेस्टर्न पाथ की खोज को रिप्रेजेंट करता है। Fantastic. Okay, everyone, time to practice. Practice saying westernization is cultural adoption, while modernization is structural transformation based on rationality. Practice this. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, वेस्टर्नाइजेशन वेस्ट को कॉपी करने के बारे में है, मॉडर्नाइजेशन रैशनल और साइंटिफिक बनने के बारे में है, एक रास्ता जो कोई भी सोसाइटी ले सकती है। Moving on to a very important topic from 2021, a 15 marker. Discuss the role of Panchayat Raj institutions in transforming traditional power hierarchy in rural India. Broad micro theme, the impact of democratic decentralization 73rd Amendment on caste, gender and feudal stratifications in rural India. PRIs, यानी पंचायत्स। इन्होंने सच
देखो 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक गेम चेंजर था। इसने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और पावर को ग्रास रूट्स तक ले जाने का एम रखा। इसका सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर था शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन के लिए रिजर्वेशन। इसने ट्रेडिशनल पावर हायरार्की को डायरेक्ट चैलेंज किया, जो कास्ट, किनशिप और लैंड ओनरशिप पर बेस्ड थी। इसकी एक तस्वीर बना सकते हो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से? अब रिजर्वेशन की वजह से एक दलित महिला सरपंच चुनी जाती है। भले ही उसे शुरू में रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, उस चेयर पर उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस क्रिएट करती है, जैसा सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के केस स्टडीज ने इस एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट किया है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले, इसने पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन कैसे लाया? अपने आंसर के पहले सेक्शन में तुम डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में बात करो। एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए रिजर्वेशंस ने डोमिनेंट कास्ट की मोनोपोली को तोड़ दिया। पहली बार मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग टेबल पर एक सीट मिली। समय के साथ इसने दलित और बैकवर्ड कास्ट से लीडरशिप की सोशल एक्सेप्टेंस को भी बढ़ाया है, जैसा कि बिहार जैसे स्टेट्स में देखा गया है। और जेंडर एम्पावरमेंट का क्या? वो तो बहुत बड़ा लगता है। इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन ने पेट्रियार्कल नॉर्म्स पर सीधा हमला किया। स्टडीज दिखाती हैं कि विमेन लीडर्स ने गवर्नेंस का फोकस हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन जैसे क्रूशल इश्यूज की तरफ शिफ्ट किया है, चीजें जिन्हें मेल लीडर्स अक्सर इग्नोर कर देते थे। तुम राजस्थान और केरला जैसे स्टेट से सक्सेसफुल एग्जाम्पल साइट कर सकती हो। लेकिन चैलेंजेस तो होंगे ही। ये एक परफेक्ट स्टोरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। चैलेंजेस सेक्शन में यू मस्ट डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ प्रधानपति या सरपंचपति, जहां चुनी हुई महिलाओं के हस्बैंड्स या मेल रिलेटिव्स एक्चुअल पावर एक्सरसाइज करते हैं। हरियाणा में हुई रिसर्च ने इस इशू को हाईलाइट किया है। इसके अलावा अपर कास्ट ग्रुप्स अभी भी अपनी इकोनॉमिक पावर और कभी-कभी कोवर्जन के जरिए पीआरआई आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें? तुम्हारा कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। स्टेट करो कि पीआरआईज ने रूरल लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली डेमोक्रेटाइज किया है और ट्रांसफॉर्मेशन रियल है, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्रॉक्सी लीडरशिप और डोमिनेंट कास्ट के इन्फ्लुएंस जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं। असली गोल है डे ज्यूरे रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर को डी फैक्टो एम्पावरमेंट इन रियलिटी में बदलना थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल अवेयरनेस। ग्रेट। क्रॉस क्वेश्चंस टाइम। पहला, 73rd अमेंडमेंट ने गांव में पावर के आइडिया को आखिर कैसे बदला? क्विक आंसर, इसने पावर के बेसिस को अस्क्राइब्ड बर्थ कास्ट पर बेस्ड से अचीव्ड इलेक्शंस पर बेस्ड में शिफ्ट कर दिया। ये एक फ्यूडल माइंडसेट से डेमोक्रेटिक माइंडसेट की तरफ एक फंडामेंटल मेंटल शिफ्ट है। सेकंड, प्रधानपति टर्म यूज करना एक क्रिटिकल आंसर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम लॉ और रियलिटी के बीच के गैप को समझते हो। ये प्रूव करता है कि सिर्फ लीगल चेंजेस ही डीप रूटेड सोशल और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को हराने के लिए काफी नहीं है। ये एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए कीवर्ड है। हम पीआरआईज को आंसर में इकोनॉमिक चेंज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्विक आंसर, तुम एमजीएनआरईजीए जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में उनके क्रूशियल रोल का जिक्र कर सकती हो। इससे उन्हें लोकल रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट पर कंट्रोल मिलता है, जो लैंडलेस लेबरर्स की फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स पर डिपेंडेंसी कम करता है। इस तरह इकोनॉमिक पावर को भी शिफ्ट करता है। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस जैसा फ्रेज एग्जाम में यूज करना एक अच्छा आइडिया है। ये एक सोफिस्टिकेटेड सोशियोलॉजिकल टर्म है जो परफेक्टली कैप्चर करता है कि कैसे रिजर्वेशन मार्जिनलाइज्ड बॉडीज को पावर के स्पेसेस में लाता है, कॉन्वर्सेशन को बदलता है, भले ही वो हर एक डिसीजन को तुरंत ना बदल सकें। पीआरआईज की अब तक की सबसे बड़ी सिंगल सक्सेस क्या कहोगे? क्विक आंसर, उन लाखों महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड लोगों को एक पॉलिटिकल वॉइस देना जो सदियों से चुप थे। सभी चैलेंजेस के बावजूद ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। Okay, practice Q. Now pause and practicing. PRIs have shifted rural power from an ascribed hierarchy to an electoral democracy. But challenges like proxy leadership persist. Rehearse it. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट पंचायत ने गांव में पावर को डेमोक्रेटाइज किया है, स्पेशली फॉर विमेन एंड लोअर कास्ट्स, लेकिन असली पावर के लिए लड़ाई अभी जारी है। Next up, from 2020, another 10 marker on a familiar topic, concept of Sanskritization, broad micro theme, cultural mobility and social change within the caste hierarchy. हमने इस पर बात की है, but let's frame it for a short note. Definition कैसे शुरू करें? एक शॉर्ट नोट के लिए डायरेक्ट रहो। स्टार्ट बाय स्टेटिंग द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। इसे उस प्रोसेस के रूप में डिफाइन करो जहां एक लो हिंदू कास्ट या एक ट्राइबल ग्रुप अपने कस्टम्स, रिचुअल्स और वे ऑफ लाइफ को एक हाई ट्वाइस बॉर्न कास्ट की तरह बदलता है ताकि सोशल हायरार्की में एक हायर पोजीशन क्लेम कर सकें। और यहाँ यूज करने के लिए क्लासिक एग्जाम्पल हमेशा श्रीनिवास की अपनी स्टडी ऑफ द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया है। उन्होंने ब्राह्मण्स के लाइफस्टाइल को इम्यूलेट किया, जिसमें वेजिटेरियनिज्म और कुछ रिचुअल्स अडॉप्ट करना शामिल था, ताकि रीजनल हायरार्की के अंदर अपने सोशल स्टेटस को एनहांस कर सके। चलो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करके बॉडी के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। बॉडी के लिए तुम 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट कर सकते हो। एक, कल्चरल इमिटेशन, ये प्राइमरीली ब्राह्मणिकल वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के बारे में है। 2, पोजिशनल चेंज, इससे सिस्टम के अंदर एक ग्रुप के स्टेटस में शिफ्ट होता है लेकिन सिस्टम खुद इंटैक्ट रहता है। 3, ट्राइबल एसिमिलेशन, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए हिंदू फोल्ड में एंटर करने के लिए एक ब्रिज का काम कर सकता है। और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को कंसाइजली कैसे ऐड करें? ब्रीफली क्रिटिक्स का जिक्र करो। तुम कह सकते हो कि गेल ओमवेट जैसे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये उसी हायरार्की को रीइंफोर्स करता है जिस पर ये चढ़ना चाहता है।
योगेंद्र सिंह ने पॉइंट आउट किया कि ये मोबिलिटी के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस को इग्नोर करता है। ये दिखाता है कि तुम्हारे पास एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है बिना 10 मार्कर के लिए ज्यादा डिटेल में जाए। तो एक शॉर्ट नोट के लिए कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूड बाय सेइंग कि जबकि संस्कृताइजेशन ने कास्ट सिस्टम का पहला डायनामिक व्यू दिया, स्टैटिक कॉलोनियल नोशन को चैलेंज करते हुए, आज इसकी रेलेवेंस वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्न डलेट असर्शन जैसे दूसरे प्रोसेसेस से कंटेस्टेड है, जहां ग्रुप्स रिचुअल एम्युलेशन के बजाय पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। ग्रेट, चलो कुछ क्विक क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। ये 10 मार्कर उस 20 मार्कर से कैसे डिफरेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया था? क्विक आंसर, 20 मार्कर ने उसके कल्चर बाउंड नेचर पर एक डीप क्रिटिकल कमेंट मांगा था, लिमिटेशंस पर हेविली फोकस करते हुए। ये 10 मार्कर एक शॉर्ट नोट है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट का एक बैलेंस्ड कंसाइज एक्सप्लेनेशन, उसके फीचर्स और क्रिटिक का सिर्फ एक ब्रीफ मेंशन चाहिए। पोजिशनल चेंज नॉट स्ट्रक्चरल चेंज फ्रेज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये श्रीनिवास के आर्गुमेंट का एब्सोल्यूट कोर है और मैं क्रिटिक भी। इस फ्रेज का यूज करना दिखाता है कि तुमने सेंट्रल नुआंस को समझ लिया है। सिस्टम टूट नहीं रहा है, लोग सिर्फ उसके अंदर मूव कर रहे हैं। इट्स अ मार्क फेचिंग कीवर्ड। क्या संस्कृताइजेशन को सोशल चेंज का एक कंजर्वेटिव प्रोसेस कहना फेयर है? क्विक आंसर, यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंसाइटफुल डिस्क्रिप्शन। ये गेम के अनइक्वल रूल्स को चैलेंज नहीं करता, ये उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग खेलकर जीतने की कोशिश करता है, जिससे ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के कंपैरिजन में फंडामेंटली कंजर्वेटिव बन जाता है। हम संस्कृताइजेशन को ग्रेट ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे? क्विक आंसर, तुम कह सकते हो कि संस्कृताइजेशन वो प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिटिल ट्रेडिशन फोक कल्चर के ग्रुप्स ग्रेट ट्रेडिशन एलीट टेक्सचुअल कल्चर के एलिमेंट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि सोशल प्रेस्टीज हासिल कर सकें। और क्या हम कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन अर्बन इंडिया में कम रेलेवेंट होता जा रहा है? क्विक आंसर, लार्जली यस। सिटीज में सोशल मोबिलिटी रिचुअल इमिटेशन के बजाय एजुकेशन, प्रोफेशन और क्लास से ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड है। अर्बन लाइफ की एनोनिमिटी भी ट्रेडिशनल कास्ट रिचुअल्स की पकड़ को कमजोर करती है। Alright, time to practice. Pause and practice saying. Sanskritization is a process of cultural limitation for positional change, which reinforces the caste hierarchy instead of challenging it. Practice. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट संस्कृताइजेशन कास्ट लैडर को चढ़ने के बारे में है, उसे तोड़ने के बारे में नहीं। Also from 2020, a very controversial topic for a 10 marker. Kha Panchayat. Broad micro theme, traditional caste-based governance, vis-a-vis constitutional law. Kha Panchayats. ये हमेशा न्यूज में रहती हैं। फंडामेंटली ये हैं क्या? फंडामेंटली ये ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड कम्युनिटी काउंसिल्स हैं जो मेनली नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे स्टेट्स में पाई जाती हैं। ये फॉर्मल लीगल सिस्टम के बाहर ऑपरेट करती हैं और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के रूप में काम करती हैं। सोशल नॉर्म्स को रेगुलेट करती हैं, स्पेशली मैरिज और किनशिप से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल दे सकते हो जो इनके कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर को हाईलाइट करे? हरियाणा का 2010 का मनोज बाबली ऑनर किलिंग केस एक चिलिंग और क्लासिक एग्जाम्पल है। एक यंग कपल को एक खाप के डिक्टेट यानी ऑर्डर के बाद सेम गोत्रा यानी क्लैन में शादी करने के लिए मार दिया गया था। इस केस ने उनके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। ओके, चलो इसे एक आंसर के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। पहले इनके सपोज्ड फंक्शंस क्या है? तुम्हें उनके ट्रेडिशनल रोल को एक्नॉलेज करके शुरू करना चाहिए। प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि ये लैंड या इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स जैसे लोकल इश्यूज के लिए एक क्विक और चीप फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफर करती हैं। उन्हें कुछ लोग लोकल कल्चर के कस्टोडियंस के रूप में भी देखते हैं जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और आप कंट्रोवर्सीज पर आते हैं जो क्रिटिकल पार्ट है। यहाँ तुम क्रिटिक लाते हो। उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है सगोत्रा यानी सेम क्लैन और इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रोहिबिशन, जिससे वो ब्लड प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। इससे अक्सर सिवियर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस होते हैं, जिसमें ऑनर किलिंग्स और सोशल बॉयकॉट्स शामिल हैं। यू मस्ट स्टेट कि उनके डिक्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को डायरेक्टली वायलेट करते हैं। तो ये अभी भी परसिस्ट कैसे करती हैं और आगे का रास्ता क्या है? कंक्लूजन के लिए तुम कह सकते हो कि ये इसलिए परसिस्ट करते हैं क्योंकि ये सोशल फैब्रिक में डीपली एम्बेडेड है और लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स से सपोर्टेड है। रिफॉर्म का रास्ता एक टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच मांगता है। उनके इलीगल और कोअर्सिव एक्ट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन और साथ में एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना ताकि लोगों की इन ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स पर डिपेंडेंसी कम हो। परफेक्ट। क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, गवर्नमेंट इन्हें सीधे बैन क्यों नहीं कर सकती? क्विक आंसर, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये फॉर्मल रजिस्टर्ड बॉडीज नहीं है बल्कि डीपली एम्बेडेड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्हें बैन करना लीगली ट्रिकी है, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस उनके इंस्टीट्यूशन को बैन करने के बजाय उनके इलीगल डिक्टेट्स और एक्शंस को क्रिमिनलाइज करने पर है। एक आंसर में एक स्टूडेंट को उनकी सोशल यूटिलिटी को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए? क्विक आंसर, उनकी ट्रेडिशनल रोल इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एक लाइन में एक्नॉलेज करो, लेकिन फिर अपने आंसर का बल्क ऑफ द पार्ट ये डेमोन्स्ट्रेट करने में लगाओ कि कैसे उनके एक्शंस स्पेशली इंडिविजुअल चॉइस और मैरिज को लेकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और मॉडर्न लिबर्टी के लिए एक थ्रेट हैं। क्रिटिक जस्टिफिकेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ कोर कन्फ्लिक्ट कस्टम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन है। क्विक आंसर, एग्जैक्टली। ये कस्टमरी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड रूल ऑफ लॉ के साथ क्लैश का एक क्लासिक केस है। तुम्हारा आंसर इस फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड बिल्ड होना चाहिए। खाप पंचायत ने मॉडर्निटी को कैसे रिस्पॉन्ड किया है? क्या वो बिल्कुल बदल रहे हैं? क्विक आंसर, इट्स अ मिक्स्ड बैग। कुछ खाप्स ने फीमेल फोर्टिसाइड या लैविश वेडिंग्स जैसे इश्यूज पर प्रोग्रेसिव स्टैंड्स लिए हैं,
लेकिन मैरिज में इंडिविजुअल चॉइस और पेट्रियार्कल कंट्रोल के कोर इश्यूज पर वो डीपली कंजर्वेटिव बने हुए हैं, मॉडर्न वैल्यूज के प्रति एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाते हुए। क्या एग्जाम में उनके डिक्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए तालिबानी जैसे टर्म्स यूज करना अप्रोप्रिएट है? क्विक आंसर, जबकि क्रिटिक्स और यहां तक कि कोर्ट्स ने भी ऐसे स्ट्रॉन्ग टर्म्स यूज किए हैं, एक एकेडमिक आंसर में न्यूट्रल लेकिन क्रिटिकल लैंग्वेज जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टैट्स या ड्रकोनियन सोशल सैंक्शंस यूज करना ज्यादा सेफ और फॉर्मल है। Okay, practice cue time. Pause and practice saying, Khaap panchayats represent a conflict between customary law and constitutional morality, often threatening the fundamental rights of individuals. Rehearse that. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट खाप्स ट्रेडिशनल काउंसिल्स हैं जो कुछ लोकल जस्टिस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जब वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं तो एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाती हैं। Let's move to a 20 marker from 2019. Discuss how the elements of little and great traditions combine in the emergence of socio-political religious movements, giving any one example to illustrate the issue. Broad micro-theme, the interplay of Robert Redfield's cultural frameworks in the mobilization of Indian socio-political or religious movements. Okay, great and little traditions. हमें पहले याद दिलाओ कि ये हैं क्या? ये फ्रेमवर्क एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। द ग्रेट ट्रेडिशन फॉर्मल, लिटरेट, एलीट कल्चर को रेफर करता है जो टेक्स्ट्स में कॉडिफाइड है। वेदास और शास्त्रों के बारे में सोचो। द लिटिल ट्रेडिशन लोकल, ओरल, फोक कल्चर ऑफ द रूरल मासेस को रेफर करता है। गांव के देवता, लोकल रिचुअल्स और फोकलोर के बारे में सोचो। की आइडिया ये है कि ये सेपरेट नहीं है बल्कि कांस्टेंट इंटरेक्शन में है। ये फैसिनेटिंग है। तो ये एक पावरफुल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए कंबाइन कैसे होते हैं? एक सोशल मूवमेंट तब पावरफुल बनता है जब वो लोकल एवरीडे ग्रीवेंसेस द लिटिल ट्रेडिशन को एक यूनिवर्सल लेजिटिमेट आइडियोलॉजी द ग्रेट ट्रेडिशन से सक्सेसफुली कनेक्ट करता है। द लिटिल ट्रेडिशन मास बेस और इमोशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि द ग्रेट ट्रेडिशन लेजिटिमेसी, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क और सिस्टम को चैलेंज करने के लिए एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। मुझे इसे सच में समझने के लिए एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल चाहिए। द दलित मूवमेंट इज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन। द लिटिल ट्रेडिशन एलिमेंट है अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन का डेली लिव्ड एक्सपीरियंस गांव में। ये मूवमेंट के लिए रॉ इमोशनल फ्यूल प्रोवाइड करता है। द ग्रेट ट्रेडिशन एलिमेंट है कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लीडर ने इन स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस को इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के यूनिवर्सल प्रिंसिपल से ब्रिलियंटली लिंक किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धिज्म दोनों से ड्रॉ करते हुए। इस सिंथेसिस ने स्कैटर्ड लोकल स्ट्रगल्स के कलेक्शन को एक पावरफुल पैन इंडियन पॉलिटिकल फोर्स में बदल दिया। कूल ना? दैट्स अ पावरफुल एग्जाम्पल। आंसर स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? अपने आंसर में तुम्हें पहले रेडफील्ड के अनुसार दोनों ट्रेडिशंस को डिफाइन करना चाहिए। फिर यू मस्ट मेंशन द स्कॉलर मिकिम मैरियट, जिन्होंने इनके इंटरैक्शन के लिए दो मैकेनिज्म्स दिए। यूनिवर्सलाइजेशन, जहां लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स को एलिवेट करके ग्रेट ट्रेडिशन में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और पेरोकेलाइजेशन, जहां ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स फिल्टर डाउन होकर एक लोकल फ्लेवर एक्वायर कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक टू वे प्रोसेस है। और इस फ्रेमवर्क को हम दलित मूवमेंट पर आंसर के बॉडी में फिर से कैसे अप्लाई करें? तुम इसे क्लियरली स्ट्रक्चर करो। द लिटिल ट्रेडिशन मूवमेंट का कंटेंट प्रोवाइड करता है दुख और अन्याय की कहानियां। द ग्रेट ट्रेडिशन फॉर्म और आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है राइट्स, जस्टिस और डिग्निटी की लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धिज्म से ली गई है। मूवमेंट की सक्सेस लोकल सफरिंग की इमोशनल पावर एलटी को यूनिवर्सल फिलॉसफी और लॉ की इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी जीटी के साथ कंबाइन करने की उसकी एबिलिटी में है। ऐसे आंसर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि ये डायनामिक इंटरैक्शन इंडिया में सोशल चेंज के लिए प्रैक्टिकल इंजन है। जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट योगेंद्र सिंह ने नोट किया, ये सिंथेसिस इंश्योर करता है कि मूवमेंट्स ना तो इतने लोकल और फ्रैगमेंटेड हों कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाए, और ना ही इतने एब्स्ट्रैक्ट और एलीट हों कि वो मासेस से कनेक्ट न कर पाएं। एक मूवमेंट की सक्सेस लिटिल स्ट्रगल्स को ग्रेट लैंग्वेज ऑफ नेशनल जस्टिस में ट्रांसलेट करने में है। एक्सेलेंट। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। दलित मूवमेंट के अलावा एक स्टूडेंट और कौन सा क्विक एग्जांपल यूज कर सकता है? क्विक आंसर, द चिपको मूवमेंट एक और परफेक्ट एग्जांपल है। इसने फॉरेस्ट और ट्रीज की पूजा करने की लोकल ट्रेडिशंस, लिटिल ट्रेडिशंस को एनवायरमेंटलिज्म और गांधीयन नॉन वायलेंस के मॉडर्न ग्लोबल डिस्कोर्स ग्रेट ट्रेडिशन के साथ कंबाइन किया। क्या ट्रेडिशंस का ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक पीसफुल या हार्मोनियस प्रोसेस होता है? क्विक आंसर, जरूरी नहीं। अक्सर एक टेंशन होती है जहां ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन को कोऑप्ट या सैनिटाइज करने की कोशिश कर सकती है। ये एक डायनामिक और अक्सर कंटेस्टेड इंटरैक्शन है, हमेशा एक स्मूथ ब्लेंड नहीं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ लोग गुस्से में थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कहने से बेहतर एनालिसिस क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये मोबिलाइजेशन का कल्चरल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है। ये दिखाता है कि सक्सेसफुल लीडर्स कैसे स्ट्रेटेजिकली सिंबल्स और आइडियोलॉजीज का यूज करते हैं एलीट डिस्कोर्स और मास सेंटिमेंट के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए, ताकि एक पावरफुल मूवमेंट बनाया जा सके। ये एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस है। एक आंसर में क्या हमें एग्जाम्पल देने से पहले टर्म्स को डिफाइन करना चाहिए? क्विक आंसर, एब्सोल्युटली। तुम्हें रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन को क्लियरली डिफाइन करके शुरू करना चाहिए। ये तुम्हारे पूरे आर्गुमेंट की फाउंडेशन बनाता है और एग्जामिनर को दिखाता है कि तुम बेसिक्स अच्छे से जानते हो। मिकी मैरियट और योगेंद्र सिंह जैसे स्कॉलर्स का नाम लेना इस आंसर में कितना इंपॉर्टेंट है? ओके, क्विक आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट।
उनका और उनकी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जैसे यूनिवर्सलाइजेशन का नाम लेना तुम्हारे आंसर को एक जनरल आंसर से एक एकेडमिक आंसर तक एलिवेट करता है। ये इन डेप्थ नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेट करता है और हाई मार्क्स स्कोर करने की है। ओके, चलो सबको इसे प्रैक्टिस करवाते हैं। Pause and practice saying social movements succeed by synthesizing the emotional power of the little tradition with the ideological legitimacy of the great tradition. प्रैक्टिस करो। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सक्सेसफुल मूवमेंट्स लोगों की भाषा बोलना सीखते हैं लिटिल, लेकिन पावरफुल लोगों के लॉजिक से आर्ग्यू करते हैं ग्रेट। चलो अब 2018 के एक सवाल पर आते हैं। Examine the impact of the 73rd Constitutional Amendment on the empowerment of women in rural India. Broad micro theme, जेंडर एम्पावरमेंट थ्रू पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। हमने पीआरआईज पर बात की है, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट पर है, तो फोकस क्या होना चाहिए? यहाँ फोकस शार्प होना चाहिए। हम सिर्फ पीआरआईज के जनरल इंपैक्ट की बात नहीं करेंगे। We'll dive deep into how the 1/3 reservation for women has specifically impacted their lives, their status and the village itself. 73rd अमेंडमेंट मतलब एक साइलेंट रेवोल्यूशन था। इसने लाखों महिलाओं को उनके घरों से निकालकर डिसीजन मेकिंग के सेंटर में ला दिया। एक पावरफुल एग्जाम्पल दे सकते हो जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैप्चर करे? हाँ, बिना अग्रवाल की रिसर्च का जिक्र करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब महिलाएं पावर में आती हैं तो वो ऐसी एसेट्स क्रिएट करती हैं जिनसे पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। जैसे वो पानी, ईंधन और बच्चों की एजुकेशन जैसे इश्यूज को प्रायोरिटाइज करती हैं। एक गांव में एक महिला सरपंच ने सबसे पहले गांव के हैंडपंप ठीक करवाए। ये एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन इसने महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन को बदल दिया। सही है, चलो आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। पहला सेगमेंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। राइट। पहले सेगमेंट में तुम 3 चीजें हाईलाइट करोगे। 1, पॉलिटिकल प्रेजेंस, महिलाओं की विजिबिलिटी बढ़ी है, वो अब सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि लीडर्स हैं। 2, शिफ्ट इन प्रायोरिटीज, जैसा हमने डिस्कस किया, गवर्नेंस की प्रायोरिटीज बदली हैं, अब फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर है। 3, पर्सनल एम्पावरमेंट, इसने महिलाओं में कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाया है, उनकी घर में और समाज में आवाज को वैल्यू मिली है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी तो हैं। वो 3F क्राइसिस क्या है? अच्छा पॉइंट है। सेकंड सेगमेंट में चैलेंजेस डिस्कस करने हैं। 3F क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट स्टैंड्स फॉर अ लैक ऑफ फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज। मतलब महिला सरपंचों को कागज पर तो पावर दे दी गई है, लेकिन उन्हें काम करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज, पैसा और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा सरपंच पति का इशू तो है ही, जहां उनके पति उनकी तरफ से काम करते हैं। तो कंक्लूजन में आगे का रास्ता क्या सुझाएंगे? कंक्लूजन शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। तुम्हें कहना है कि 73rd अमेंडमेंट ने एम्पावरमेंट की नींव तो रख दी है, लेकिन इमारत अभी बनानी बाकी है। आगे का रास्ता है महिलाओं के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, उन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना और सरपंच पति कल्चर के खिलाफ सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाना। द गोल इज टू मूव फ्रॉम सिंबॉलिक प्रेजेंस टू सब्सटैंटिव पार्टिसिपेशन। ब्रिलियंट। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, क्या रिजर्वेशन से आई महिलाएं हमेशा आम महिलाओं के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं? क्विक आंसर, नॉट ऑलवेज। कभी कभी वो अपनी पार्टी या अपने परिवार के डोमिनेंट मेल मेंबर्स के इन्फ्लुएंस में होती हैं, लेकिन स्टडी शो करती हैं कि ओवर टाइम वो ज्यादातर महिलाओं से जुड़े इश्यूज को ही आगे बढ़ाती हैं। सेकंड, सरपंच पति फिनोमिनन को काउंटर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? क्विक आंसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs का नेटवर्क। जब महिलाएं इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती हैं और उनका एक कलेक्टिव सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। थर्ड, हम इस आंसर में इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं? क्विक आंसर, बाय हाईलाइटिंग कि एक दलित महिला सरपंच का एक्सपीरियंस एक अपर कास्ट महिला सरपंच से बिल्कुल अलग होता है। उसे पैट्रियार्की के साथ साथ कास्टिज्म से भी लड़ना पड़ता है। ये आपके आंसर को एक डीपर सोशियोलॉजिकल इंसाइट देगा। फोर्थ, क्या ये कहना सही है कि वुमेन्स रिजर्वेशन ने गांव की पॉलिटिक्स को सॉफ्टन किया है? सॉफ्टन शायद सही वर्ड ना हो, लेकिन इसने पॉलिटिक्स के एजेंडा को जरूर ह्यूमनाइज किया है। फोकस मसल पावर और लैंड डिस्प्यूट से हटकर हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरमेंट पर आया है। लास्ट क्वेश्चन, इज देयर अ रिस्क ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट, लेस पावरफुल वुमेन्स कोटा इन पॉलिटिक्स? क्विक आंसर, यस देयर इज अ रिस्क। अगर महिला लीडर्स को सिर्फ महिलाओं के इश्यूज तक सीमित कर दिया जाए तो ये उन्हें मेन स्ट्रीम पावर से दूर कर सकता है। इसलिए उन्हें सभी तरह के डिसीजंस में शामिल करना जरूरी है। ग्रेट। चलो प्रैक्टिस टाइम। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द 73rd अमेंडमेंट क्रिएटेड पॉलिटिकल स्पेस फॉर वुमेन, शिफ्टिंग गवर्नेंस प्रायोरिटीज, बट सब्सटैंटिव एम्पावरमेंट इज हिंडर्ड बाय द 3F क्राइसिस। इसे रिहर्स करो। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, वुमेन्स रिजर्वेशन ने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उन्हें कमरे के अंदर आकर पावर की टेबल पर बैठने के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। Okay, let's switch gears. Also from 2018, here's another question on modernization. How do you situate the modernization of the Indian tradition in the context of S.C. Dube's perspective? Broad micro-theme, the unique trajectory of modernization in India, focusing on cultural adaptation rather than Western imitation. Modernization पर हमने बात की, लेकिन S.C. Dube का perspective यहाँ की है। उनका टेक क्या था? S.C. दुबे का टेक बहुत न्यूअंस था। उन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेडिशन स्टैटिक नहीं है, इसमें हमेशा से चेंज को अडैप्ट करने की कैपेसिटी रही है। उनके लिए मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया वाज नॉट अबाउट अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, बल्कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन था। मतलब ट्रेडिशन के अंदर से ही मॉडर्न वैल्यूज को अडैप्ट करना। एक एग्जाम्पल से समझाओ इसको। जरूर। देखो, S.C. दुबे ने आर्ग्यू किया कि इंडियन सोसाइटी ने डेमोक्रेसी, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, लेकिन उसे अपने कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स
एक ट्रेडिशनल फीचर के साथ ब्लेंड कर दिया। ये प्योर वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स एन इंडियनाइज्ड वर्जन। यही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। हमने मॉडर्न स्ट्रक्चर को लिया और उसमें अपना ट्रेडिशनल कंटेंट डाल दिया। समझ गई। तो आंसर के थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखे? डगहाइम और वेबर का जिक्र कैसे आएगा? इंट्रोडक्शन में तुम दुबे के कोर आइडिया को स्टेट करोगी। फिर बॉडी के पहले पार्ट में यू कैन ब्रीफली टच अपॉन द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जैसे डुरखाइम ने इसे डिवीजन ऑफ लेबर से जोड़ा और वेबर ने रैशनैलिटी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स से। इससे कॉन्टेक्स्ट सेट होगा। फिर तुम दुबे पर आओ। और दुबे के पर्सपेक्टिव को इंडियन इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे हमने डिस्कस किया, डेमोक्रेसी का इंडियनाइजेशन। 2 फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, मॉडर्न ट्रेंड, लेकिन किनशिप ऑब्लिगेशंस और अरेंज मैरिजेस अभी भी स्ट्रांग है, ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी। 3 रिलीजन, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लेकिन रिलीजियस रिचुअल्स और पिलग्रिमेजेस भी बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट दुबे का प्रूव करता है कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन इंडिया में कोएग्जिस्ट करते हैं। और इसका क्रिटिकल वैल्यूएशन या कंक्लूजन कैसे होगा? कंक्लूजन में तुम कह सकती हो कि दुबे का पर्सपेक्टिव मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन के सिंपल बाइनरी को चैलेंज करता है। ये दिखाता है कि इंडिया का पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन यूनिक है। हाउएवर, एक क्रिटिकल पॉइंट कुड बी कि ये अप्रोच कभी-कभी ट्रेडिशन के अंदर के इनक्वालिटीज जैसे कास्टिज्म और पेट्रियार्की को जस्टिफाई करने का रिस्क भी रखता है। परफेक्ट। टाइम फॉर अ क्विक क्रॉस क्वेश्चन राउंड। पहला, दुबे का अप्रोच वेस्टर्नाइजेशन से कैसे अलग है? Quick answer. Westernization is blind imitation of the West. Dubé's modernization of tradition is a creative adaptation where we selectively borrow modern ideas and fit them into our own cultural framework. One is passive, the other is active. सेकंड, क्या हम कह सकते हैं कि दुबे योगेंद्र सिंह के सिंथेसिस वाले आइडिया के करीब है? Absolutely. दोनों स्कॉलर्स ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया में सोशल चेंज का रिजल्ट एक हाइब्रिड आउटकम है, जहां मॉडर्न और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स मिलकर कुछ नया बनाते हैं। इट्स अ ग्रेट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। थर्ड, इज दुबेज मॉडल टू ऑप्टिमिस्टिक? क्या ये ट्रेडिशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डाउनप्ले करता है? Quick answer. Yes, that is the main critique. By focusing on continuity and adaptation, his model can sometimes overlook the deep-rooted conflicts and inequalities within Indian tradition that resist positive change. फोर्थ, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट दुबेज मॉडल टुडे? Quick answer. Globalization accelerates this process. It introduces more modern elements, but it also leads to a stronger assertion of local traditional identities. So, in a way, it makes Dubé's model of coexistence and conflict even more relevant. लास्ट वन, आंसर में दुबे को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहना सही होगा? Quick answer. It would be more accurate to say his approach has functionalist leanings as he focuses on how tradition adapts to maintain social order. But he is more of a modernization theorist focused on the Indian context. They argued for a modernization of tradition, where India adapts modernity within its cultural framework rather than simply imitating the West. इसको रिहर्स करो। Mini recap. In short, for Dubé, India doesn't just become modern. It makes modernity Indian. अब आते हैं 2017 के एक बहुत ही relevant सवाल पर। How is media an instrument for social change? Substantiate your answer with suitable examples. Broad micro theme. The role of traditional and new media in shaping culture, mobilizing society and empowering the marginalized. Media और social change. ये तो हम रोज देखते हैं। इसे स्ट्रक्चर कैसे करें? इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तुम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हो। मीडिया एज एन एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया एज अ टूल फॉर सोशल मोबिलाइजेशन और मीडिया एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट। मार्शल मकलूहन ने कहा था, द मीडियम इज द मैसेज, जिसका मतलब है कि मीडिया सिर्फ कंटेंट नहीं देता बल्कि हमारे सोचने का तरीका ही बदल देता है। मीडिया ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ओके, तो पहला पॉइंट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ्स। टीवी सीरियल्स और मूवीज ने फैमिली स्ट्रक्चर्स, जेंडर रोल्स और कंजम्पशन पैटर्न्स पर गहरा असर डाला है। जैसे केबीसी ने नॉलेज को एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बनाकर मिडिल क्लास एस्पिरेशंस को फ्यूल किया, या फिर डेटिंग एप्स जैसे न्यू मीडिया ने रिलेशनशिप्स के ट्रेडिशनल आइडियाज को चैलेंज किया है। सही है। अब सेकंड पॉइंट, सोशल मोबिलाइजेशन। इसमें क्या आएगा? यहाँ तुम सोशल मीडिया का पावर दिखा सकती हो। इसका क्लासिक ग्लोबल एग्जाम्पल है अरब स्प्रिंग, जहां फेसबुक और ट्विटर ने प्रोटेस्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में क्रूशल रोल निभाया। इंडिया में 2012 का निर्भया मूवमेंट एक पावरफुल एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया ने लोगों को सड़कों पर लाने और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने में हेल्प की। इट्स अ टूल फॉर कलेक्टिव एक्शन। और तीसरा पॉइंट, एम्पावरमेंट। ये कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आवाज दे सकता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है खबर लहरिया, एक रूरल न्यूज़पेपर जिसे दलित महिलाएं चलाती हैं। वो अपने लोकल इश्यूज को अपनी भाषा में रिपोर्ट करती हैं, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर कर देता है। डिजिटल मीडिया ने उन्हें वीडियो जर्नलिज्म के जरिए एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है। तो कंक्लूजन में इसके नेगेटिव साइड को भी टच करना होगा ना? बिल्कुल। कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। तुम्हें एक्नॉलेज करना है कि मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। जहां ये सोशल चेंज ला सकता है, वहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और सोशल पोलराइजेशन का जरिया भी बन सकता है। इसलिए मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल कंजम्पशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है। परफेक्ट। चलो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, क्या ट्रेडिशनल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स अब न्यू मीडिया, सोशल मीडिया से कम पावरफुल हो गया है? Quick answer. Not less powerful, but their roles are changing.
Traditional media still has a huge role in setting the agenda and has wider reach in many areas. New media is more powerful for instant mobilization and niche communities. They often work in a feedback loop. सेकंड, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? Quick answer. It's both. Positive क्योंकि ये हमें ग्लोबल आइडियाज और कल्चर से कनेक्ट करता है. नेगेटिव क्योंकि इससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन का खतरा है, जहां लोकल कल्चर्स अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर के सामने फेड हो सकती हैं. थर्ड, हाउ कैन अ स्टूडेंट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड इन दिस आंसर? क्विक आंसर, बाय एडिंग अ क्रिटिकल लेयर. तुम कह सकती हो कि मीडिया लेड सोशल चेंज का फायदा सबको बराबर नहीं मिलता. द डिजिटल डिवाइड बेस्ड ऑन क्लास, जेंडर एंड रीजन डिसाइड करता है कि कौन इस चेंज का हिस्सा बन सकता है और कौन पीछे छूट जाता है. फोर्थ, इज सिटीजन जर्नलिज्म लाइक खबर लहरिया a real threat to mainstream media? Not a threat, but a necessary supplement and a corrective. It fills the gaps that mainstream media leaves and often holds them accountable by reporting stories from the ground up. Final question. Does social media create real change or just slacktivism, lazy activism like sharing a post? Quick answer. It creates both. While a lot of it is just activism, a well-timed and emotionally resonant social media campaign can translate into real-world action, as seen in the Nirbhaya and Black Lives Matter movements. The challenge is to convert online anger into offline change. Awesome. चलो इसे practice करते हैं. Pause and practice saying, media acts as a double-edged sword for social change, fostering cultural shifts and mobilization while also posing risks of misinformation. Practice करो. Mini recap. In short, media can give a voice to the voiceless and bring people to the streets. But we need to be smart about what we consume and share. आगे बढ़ते हैं. 2016 का एक अहम सवाल. Distinguish between the concepts of tribe-caste continuum and Sanskritization. Broad micro-theme, two competing models explaining the process of assimilation of tribal communities into the Hindu caste fold. अच्छा, ये दो concepts अक्सर confuse करते हैं. दोनों ही tribe-caste interaction के बारे में है. तो इनमें fundamental difference क्या है? ये वेरी गुड क्वेश्चन है. फंडामेंटल डिफरेंस उनके प्रोसेस के नेचर में है. संस्कृताइजेशन, जैसा हमने डिस्कस किया, एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है. ये कल्चरल इमिटेशन का प्रोसेस है, जहां एक ट्राइब हायर कास्ट बनने के लिए ब्रह्मांडिकल रिचुअल्स को अडॉप्ट करती है. ये एक वन वे प्रोसेस ऑफ एम्यूलेशन है. ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, जो सुरजित सिन्हा जैसे स्कॉलर्स ने दिया, एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस ऑफ स्लो इंटीग्रेशन है. ये कहता है कि ट्राइब और कास्ट दो अलग अलग पोल्स नहीं हैं, बल्कि एक सिंगल कंटिन्यूम पर हैं. Over a long period, tribes slowly transform into castes through economic and political interaction, not just ritual imitation. इसे एक एनालॉजी से समझा सकते हो? बिल्कुल. संस्कृताइजेशन को ऐसे समझो जैसे कोई एक नए क्लब में एंट्री पाने के लिए उस क्लब का ड्रेस कोड कॉपी कर रहा है. ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम को ऐसे समझो जैसे कोई एक शहर में नया है और धीरे धीरे सालों में वहां के लोगों से घुल मिलकर, वहां के मार्केट में काम करके, वहां के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर उस शहर का हिस्सा बन जाता है. एक क्विक चेंज है, दूसरा स्लो एब्जॉर्प्शन. That's a great analogy. तो आंसर में पहले संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे. हाँ, पहले सेगमेंट में तुम संस्कृताइजेशन को डिफाइन करोगी. स्टेट दैट इट्स अ मॉडल ऑफ कल्चरल मोबिलिटी प्रपोज्ड बाय श्रीनिवास. की एलिमेंट्स हैं imitation of twice born castes, focus on rituals and lifestyle, and it leads to positional change. एग्जाम्पल में कूर्ग्स या गोंड्स दे सकती हो. ठीक है. और फिर सेकंड सेगमेंट में ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम. एग्जैक्टली. सेकंड सेगमेंट में तुम सुराजित सिन्हा के कंटिन्यूम मॉडल को एक्सप्लेन करोगी. ये कहता है कि ट्राइब और पेजेंट कास्ट सोसाइटी में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है. इंटरेक्शन के जरिए ट्राइब्स धीरे धीरे कास्ट लाइक फीचर्स अडॉप्ट कर लेती हैं, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और हिंदू डेटीज की पूजा. इसका एग्जाम्पल है सेंट्रल इंडिया की भूमिज ट्राइब, जिन्होंने धीरे धीरे क्षत्रिय स्टेटस क्लेम किया और एक हिंदू किंगडम बनाया. और इनका कंपैरेटिव एनालिसिस, जो क्वेश्चन का कोर है, उसे कैसे प्रेजेंट करें? इसके लिए एक टेबल बेस्ट रहेगा. कंक्लूजन में अ टेबल कंपेयरिंग देम ऑन अ फ्यू पॉइंट्स विल बी वेरी इफेक्टिव. जैसे 1. नेचर ऑफ प्रोसेस, कल्चरल सेंसिटाइजेशन वर्सेस स्ट्रक्चरल कंटिन्यूम. 2. एजेंसी, tribe is an active imitator, sensitization versus tribe is slowly absorbed by larger forces, continuum. 3. Time frame, relatively quicker, sensitization versus happens over generations, continuum. 4. Key driver, ritual emulation, sensitization versus economic and political integration, continuum. Finally, conclude by saying कि दोनों मॉडल्स वैल्यूएबल हैं, लेकिन कंटिन्यूम मॉडल को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है क्योंकि वो सिर्फ कल्चर पर नहीं बल्कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जैसे डीपर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पर भी ध्यान देता है. परफेक्ट. लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चन राउंड. पहला, क्या एक ट्राइब सेंस्क्रिटाइजेशन और कंटिन्यूम दोनों प्रोसेसेस से गुजर सकती है? Quick answer. Yes, absolutely. The continuum is the broader structural path of integration, and Sanskritization can be one of the cultural strategies used by the tribe during this journey to claim a higher status. They are not mutually exclusive. सेकंड, कौन सा मॉडल ट्राइबल ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है? Quick answer. Neither model is particularly respectful of tribal autonomy, as both describe assimilation into the Hindu fold. However, the continuum model is more analytical and less prescriptive, simply describing a historical process, whereas Sanskritization implicitly values the caste hierarchy. थर्ड, is the concept of a continuum still relevant today,
जब ट्राइब्स अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं? Quick answer. It's a very relevant question. The process of asserting a separate tribal identity, sometimes called retribalization, is a reaction against this very continuum. So, the concept is still crucial to understand what tribal movements are fighting against. फोर्थ, आंसर में F.G. बेली का जिक्र करना अ गुड आइडिया होगा। Quick answer. Excellent idea. F.G. बेली ने भी ट्राइब और कास्ट को एक कंटिन्यूम पर देखा था, सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। उनका नाम ऐड करने से तुम्हारे आंसर का एकेडमिक वेट बढ़ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, इन शॉर्ट, व्हाट इज द वन वर्ड डिफरेंस बिटवीन द टू? Quick answer. Imitation, Sanskritization versus integration continuum. Great. Chalo, practice time. Pause and practice saying. Sanskritization is a model of cultural imitation, while the tribe-caste continuum is a model of structural integration. इसे rehearse करो. Mini recap. In short, Sanskritization is about trying to join the caste system by copying its rules, while the continuum is about how the system slowly absorbs you over time. वाओ, ये तो काफी डीप हो गया। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। आगे हम कास्ट मोबिलिटी, पंचायती राज के दूसरे एस्पेक्ट और मीडिया के सोशल इम्प्लीकेशंस पर बात करेंगे। ये एक मैराथन सेशन होने वाला है। सो स्टे विद अस, एंड ऑफ पार्ट 1।